हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और हमारी आज की चर्चा होने वाली है दिल्ली में हो रहे एक बड़े परिवर्तन पे। देखिए, दरअसल दिल्ली में मौजूद हमारे केंद्र सरकार के मंत्रालयों को अब अपना लगभग 100 साल पुराना पता छोड़ना पड़ेगा। अपने 100 साल पुराने कार्यालय खाली करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? तो आइए इसका जवाब है हमारी इस न्यूज टाइटल में। तो देखिए, दरअसल आर्टिकल का कहना है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑन अगस्त 6। तो देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं और उस बिल्डिंग को नाम दिया गया है कर्तव्य भवन 03। देखिए, दरअसल हमारा जो ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब इसी के तहत हमारी सरकार ने एक खास परियोजना तैयार की जिसको हम लोग कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रूप में जानते हैं और हमारी सरकार ने निश्चय किया कि वो अपने सभी मंत्रालयों को एक ही जगह पर इकट्ठा करेगा। दरअसल हमारी सरकार के 51 मंत्रालय हैं, लेकिन ये 51 मंत्रालय दिल्ली में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। हालांकि जहां जहां ये मंत्रालय बिखरे हुए हैं उनमें से कुछ भवन तो ऐसे हैं जो हमारे सरकार के ही हैं और सरकारी स्वामित्व के अधीन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भवन हैं जहां हमारे केंद्रीय मंत्रालय कार्यरत हैं, लेकिन वो सरकार की किराए की बिल्डिंग है और सरकार को उन भवनों के लिए एक बड़ा किराया देना पड़ता है। हालांकि इन सभी मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ये भी देखा जाता है कि एक बड़ी लागत आती है, क्योंकि लोगों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाने आने में काफ़ी ज़्यादा पैसा और वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए और सभी मंत्रालयों को एक ही जगह पर एक संगठित कार्य व्यवस्था देने के लिए सरकार ने तैयार किया था कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट। अब उसी के तहत सरकार बना रही है अलग अलग भवन और इन्हीं भवनों के अंदर अब हमारे मंत्रालयों को स्थायी रूप दिया जाएगा और ये सभी मिलजुल कर परमानेंटली इसी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करेंगे। हालांकि ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 10 अलग अलग बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स होने वाला है और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सरकारी भवन बनने वाला। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जाने समझें, क्योंकि बहुत कुछ खास है इस मामले में हमारे लिए जानने समझने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में नए कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है। अब इसी के तहत ये भी समझ लीजिए कि देखिए दरअसल कैसा होगा हमारा ये कर्तव्य भवन 03। तो देखिए, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये व्यापक परिवर्तनों का एक हिस्सा बना हुआ है। साथ साथ ये हमारे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला कर्तव्य भवन है। तो जितने भी भवन बनाए जाने हैं, कितने भवन बनाए जाने हैं, टोटल 10 ऐसे भवन बनाए जाएंगे। तो उन 10 भवनों में ये जो भवन है ये हमारा पहला भवन है। ठीक है, तो इस वाली बात को भी आप लोग का याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। इसके साथ साथ जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है। अब इसके साथ साथ ये बात समझिए कि दरअसल अब जिस भवन का कल उद्घाटन होने वाला है वो भवन क्यों खास रहेगा। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सभी मंत्रालयों के लिए खास है, पर हमारा कर्तव्य भवन 03 क्यों खास है? तो देखिए, कर्तव्य भवन 03 होने वाला है अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, इन सभी का अब ये ऑफिस होने वाला है। यानी कि आपको अब कर्तव्य भवन 03 में मिलेगी हमारी होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो भी आपको यहीं पे ही मिलेगी, MSME मिनिस्ट्री भी यहीं मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वो भी आप लोग को यहीं पे ही देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और साथ साथ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय सब एक ही जगह पर कार्यालय भवन 03 में मौजूद मिलेगा। दरअसल जो हमारी ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट है, ये जो भवन है हमारा, इस भवन के अंदर 10 अलग अलग भवन तो बनाए जाएंगे इसी प्रकार के, लेकिन अभी तक 3 कार्य पूरे होने वाले, यानी कि 3 भवनों का कार्य पूरे होने के समीप है, जिसमें से एक है हमारा कर्तव्य भवन 03 जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसको बस अब उद्घाटन करने का काम प्रधानमंत्री कल करने वाले हैं। ये कर्तव्य भवन 03 बनाया गया है 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में और आधुनिक कार्यालय परिसर है पूरी तरह से। इसमें 2 बेसमेंट है। इसके अलावा ये जो पूरे का पूरा भवन है ये 7 मंजिला भवन है, जिसमें भूतल के साथ साथ 6 अलग अलग मंजिलें हैं। इसके साथ ही ये अलग अलग जगहों पर फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एकीकृत स्थान देगा, जैसा कि आपको क्लियर हो गया। साथ साथ ये सभी मंत्रालयों के बीच में और सरकार के कार्यों के लिए दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। इसी के तहत गृह मंत्रालय तो अपना पुराना जो इनका पता था उसको तो खाली भी कर चुके हैं और अपने सभी चीजों को ये नए भवन में शिफ्ट भी कर चुके हैं। तो होम मिनिस्ट्री बिगिंस मूविंग आउट ऑफ ब्रिटिश एरा नॉर्थ ब्लॉक।
तो देखिए दरअसल बात जो है वो लगभग अभी 10-12 दिन पहले की है। तो उस समय होम मिनिस्ट्री ने अपना ये पुराना जो ऑफिस था नॉर्थ ब्लॉक का उसको खाली करना शुरू कर दिया था। अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को उद्घाटन कर देंगे कर्तव्य भवन 03 का, उसके बाद से होम मिनिस्ट्री का जो नया परमानेंट एड्रेस हो जाएगा वो कर्तव्य भवन 03 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही होगा जो जनपद के पास बनाया गया है। ठीक है, अब इतनी सारी बातों को समझ लेने के बाद जो मुख्य केंद्र है इस पूरी की पूरी चर्चा का, वो केंद्र है हमारा सामान्य केंद्रीय सचिवालय यानी कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अब दरअसल ये सामान्य केंद्रीय सचिवालय किस किस मामले में खास होने वाला है, क्या क्या जरूरत है फिलहाल इसको बनाए जाने की, और ये बन जाने का क्या हमें लाभ देगा, उन सारी बातों पर भी एक बार दरअसल नजर डाल लेते हैं। तो देखिए फिलहाल सरकार ने जो एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ड्राफ्ट किया है, इसकी वीडियो इसके चैनल इसके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और ये समझिए कि कुछ इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिलती है। सरकार बताती है यहाँ पर कि ये समकालीन और कुशल कार्यालय स्थान होने वाला है सामान्य केंद्रीय सचिवालय, जो सरकार का अब प्रशासनिक केंद्र रहेगा। इसको भारत का प्रशासनिक केंद्र कहा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है अपने आप में। तो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी हम लोग दरअसल ये देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा अभी भी है। अब दरअसल अभी वर्तमान में जो हमारा सेंट्रल विस्टा है उसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ ऑफिस वगैरह वो सब चीज़ भी शामिल होती है। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि भाई दोबारा से पुनर्निर्माण कर रहे हैं, पुनर्विकास कर रहे हैं और चीज़ों को एक नए रूप में हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो सेंट्रल विस्टा है हमारा, उसमें मंत्रालय, विभाग, संबंध कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय, वो सब वहाँ मौजूद है। अब दरअसल क्या है कि इसकी ओवरऑल जो क्षमता मानी जाती है वो क्षमता मानी जाती है 54,000 कर्मियों की, यानी कि इतने सारे कर्मचारी अभी फिलहाल यहाँ पर काम करते हैं। अब 54,000 कर्मचारियों का एक स्थान पर काम करना ये बताता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जो हमारे भवन है वो लगभग 100 साल पुराना भवन है, तो वो पुरानी स्थितियों के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था। लेकिन हमें आज के आधुनिक भारत के हिसाब से नई तकनीकों से, आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित भवन चाहिए जो हमारी इन सभी कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ को भी संभाल सके, जिसकी वजह से ज़रूरी था कि एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो हमारे पास। तो ये नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो वर्तमान के भवन है और जो मौजूदा भूखंड है उन सभी का स्थान लेगा। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं होगी, ये लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र के हरित सार्वजनिक स्थानों को भी इसमें जोड़ेगा। और फिलहाल इन सभी क्षेत्रों पर से अतिक्रमण हटाया गया है काफी ज्यादा तेजी से। अब नया जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहेगा, इसमें 10 तो कार्यालय भवन होने वाले हैं और साथ साथ इसमें एक केंद्रीय सम्मेलन केंद्र होगा। जब कभी भी सभी मंत्रालयों को बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को डिस्कस करना होगा, तो ये सारा काम हमारा केंद्रीय सम्मेलन केंद्र में ही किया जाएगा। ये सरकार के 51 मंत्रालयों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठित क्षेत्र होने वाला है। अभी दरअसल हम बात करें जो वर्तमान में हमारा सेंट्रल विस्टा का मामला है, यानी कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है अभी फिलहाल जहां पर सारा काम चलता है, वहां पर 51 में से केवल और केवल 39 मंत्रालय ही मौजूद हैं, और वो भी या तो आंशिक रूप से मौजूद हैं और कुछ ही ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से मौजूद हैं। तो सरकार को इसी वजह से अपने बहुत सारे मंत्रालय और विभागों को बाहर किराए की बिल्डिंग में काम करवाना पड़ता है, जहां का खर्च ये मान लीजिए कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए सालाना है। तो सरकार एक बड़ा पैसा इस मामले में भी खर्च करती है। तो इसलिए भी जरूरी था कि एक नया सार्वजनिक यानी सामान्य केंद्रीय सचिवालय होना चाहिए। तो 51 मंत्रालय को एक साथ एक ही जगह पर लेकर के आएंगे और समन्वय, सहयोग और तालमेल में सुधार करेंगे। सभी कार्यालयों में भूमिगत स्वचालित पीपल मूवर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, कनेक्टिविटी अच्छी रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर अधोतल शटल भी लगाई जाएगी, यानी कि शटल की व्यवस्था भी रहेगी ताकि आपको आने जाने में परेशानी ना हो और सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी भी अच्छे से बनी रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर पेडिस्ट्रियल वे भी बनाया जाएगा जिससे कनेक्टिविटी रहेगी। तो कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ही खास ध्यान दिया गया। कनेक्टिविटी के अलावा आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भवन है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो हमारे राजपथ के दोनों ओर स्थित मौजूदा केंद्रीय सचिवालय के कार्यालय हैं, जैसे कि उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, IGNCA, राष्ट्रीय संग्रहालय, उपराष्ट्रपति निवास आदि, इन सभी को माध्यम से स्थापित किया जाएगा इसको। इसके साथ ही इसमें सारी की सारी आधुनिक तकनीकें होंगी जितनी भी लगाई जा सकती है। CCTV, एस्केलेटर हो गया, लिफ्ट की व्यवस्था हो गई। इसके साथ ही जो ये हमारा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, ये खास तौर पर ग्रीन एनर्जी से कनेक्टेड रहेगा और ये काफी कम बिजली का इस्तेमाल करते हुए सरकार के सभी कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था भी करेगा। ये इसकी और भी कुछ खास खास विशेषताएं हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो राजपथ या सेंट्रल विस्टा के पास नई दिल्ली में इसको बनाया जा रहा है। स्मार्ट कार्यालय प्रणालियों से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये समझ लीजिए कि इसमें जितने भी कर्मी काम करने वाले होंगे और जितने भी मंत्री होंगे उन सभी के लिए प्रॉपर स्मार्ट सेटअप तैयार किया गया है। अब सब स्मार्ट तकनीकों से ही काम करेंगे। पेपरलेस वर्क यहाँ पर खासतौर पर किया
जाएगा। इसके साथ साथ सुरक्षित डिजिटल कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी है, सम्मेलन कक्ष बनाया जा रहा है, एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी रहेगी, मीडिया केंद्र भी बनाया गया। इसके साथ साथ ये समझिए यहाँ पर जिम भी बनाए गए हैं, योगा सेंटर्स भी बनाए गए हैं, कैफेटेरियाज भी बनाए गए हैं। परेशानी किसी को कुछ नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी जो भी व्यवस्था हो सकती है बढ़िया से बढ़िया वो सभी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर की है। तो केंद्रीकृत सुविधाएं जितनी भी हो सकती हैं वो सब यहाँ पे शामिल है। आधुनिक टिकाऊ और भारतीय वास्तुकला सौंदर्य शास्त्र का ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी बनेगा और मॉड्यूलर फ्लोर प्लान के साथ कई मंत्रालयों को कनेक्ट करने का कार्य यहाँ पर किया गया है प्रत्येक भवन के अंदर। ये इसकी कुछ खास विशेषताएं। तो इस भवन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, अब ये बात भी ज़रा थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्यों सरकार को इतना बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके इतना अच्छा और इतना खास कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी बनाना पड़ रहा है। तो देखिए वर्तमान जो स्थिति है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारी अभी वर्तमान की इमारतें हैं वो 50 से 60 साल से अधिक पुरानी है, लगभग 100 साल के आसपास का मामला माना जाता है कि इतनी पुरानी हमारी बिल्डिंग्स है जिन्होंने अपना लाइफ पूरी कर लिया। यानी कि माना जाता था कि हाँ ये इतने समय तक चलेंगे, तो लाइफ इन्होंने लगभग पूरी कर ही ली है अपनी। अब जब लाइफ पूरी कर ली है तो उसके अलावा ये भी पता चलता है कि कार्यालय के अंदर जगह बहुत ज़्यादा कम है, कंजस्टेड एरिया पड़ जाता है, पार्किंग की सुविधा एक ही जगह पर है जिससे कि जितना भी स्टाफ होता है उन सभी को दिक्कत होती है गाड़ियाँ खड़ी करने में। बाकी सुविधाओं का भी अभाव है और सेवाओं की भी कमी है इन बिल्डिंग में, क्योंकि इनको 100 साल पहले की परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था। आज की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नए भवन की आवश्यकता थी। इसके साथ ही अगर इन भवनों का आधुनिकीकरण किया जाता है और नवीनीकरण किया जाता है तो उसकी वजह से एक बड़ा लागत बोझ भी आता है और ये सारे काम लंबे समय तक चल भी नहीं सकते हैं। संसाधनों का कुशल उपयोग भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी जरूरी था कि एक नई स्थिति अपने पास में हो। लगभग 39 मंत्रालयों को ही जगह मिली हुई है आंशिक रूप से और कुछ को पूर्ण रूप से जगह मिली हुई है। यहाँ पर टोटल ओवरऑल 39 की स्थिति, बाकी सारे बाहर काम करते हैं किराए की बिल्डिंग में, तो एक बड़ा खर्च होता है। अब संरचना किराए का बोझ, जैसा कि आपको बताया कि भाई 1000 करोड़ रुपया सालाना हम लोग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं इस मामले में बाहर, जहाँ किराए पर हमारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। और इन सभी विभागों के जितने भवन बने हुए हैं फिलहाल इन सभी में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, क्योंकि 54,000 कर्मी काम करते हैं, तो समझिए ठूस के लोग भरे हुए हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि एक नई बिल्डिंग हो, एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, तो सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा 10 इमारतों वाला 10 भवनों वाला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन के तैयार हो जाएगा तो समझिए कि बहुत सारा लाभ हो जाएंगे। पहली बात तो सभी मंत्रालय संगठित हो जाएंगे। फिलहाल इतना स्थिति समझ लीजिए कि 51 मंत्रालयों को संगठित करने का कार्य करेगा, सभी एक जगह कार्य करेंगे। हालांकि कुछ मंत्रालयों के लिए कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से उन मंत्रालयों को सभी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे कि खास बात चल रही है हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए। तो रक्षा मंत्रालय को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात भी चल रही है। रक्षा मंत्रालय के लिए एक अलग से डिफेंस इंक्लेव बनाया जाएगा और जो रक्षा मंत्रालय का अलग से डिफेंस इंक्लेव होगा उस डिफेंस इंक्लेव में वहाँ पर प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें जितनी भी डिफेंस से जुड़ी हुई है सबको कनेक्ट किया जाएगा। हमारे तीनों की तीनों सेना, थल जल और वायु सेनाओं को कनेक्ट किया जाएगा, DRDO को भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे सेना से जुड़े बाकी और ऑफिस वगैरह है और जो डिपार्टमेंट्स वगैरह उन सबको भी कनेक्ट किया जाएगा डिफेंस इंक्लेव में। तो डिफेंस इंक्लेव का काम अलग से चल रहा है। बाकी जो हमारे मंत्रालयों का काम है जो सामान्य स्थिति में उन सबको यहाँ पर हम लोग अपने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रखेंगे। सरकारी खर्च में कभी आएगी, जैसे कि आपको पता है कि भाई बाहर जब किराया हम लोग 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो अब वो पैसा सरकार का बचेगा, सरकार उस पैसे को कहीं और लगा पाएगी। भीड़ भाड़ से ही बचाव हो जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी बड़ा बनाया गया है और काफी अच्छी संख्या में ये लोगों को संभाल सकता है। तो चीजें अच्छी है, आधुनिक भवन है, सारे हाईटेक है, नई तकनीकों से सुसज्जित है, ग्रीन एनर्जी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, वेंटिलेशन का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है और साथ साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी सभी कर्मियों को मिल जाएगी जितने भी कर्मी यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित, तो सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हो सकते हैं उन सभी से भी इसको सुसज्जित किया गया है। इस मामले में भी लाभ है और अनावश्यक यात्रा की जरूरत अब समाप्त हो जाएगी। यानी कि पहले जब कभी भी किसी भी अधिकारी को अलग अलग मंत्रालयों से कुछ काम होता था तो उसको काफी ज्यादा घूमना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब सभी को जब मंत्रालय एक ही जगह पर मिल जाएंगे तो जो अनावश्यक ट्रैवल करना पड़ता था वो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो यातायात की स्थिति भी आपके बच जाएगी, समय भी बच जाएगा और वहीं एक खास बात यह है कि वाहनों की वजह से जो प्रदूषण होता था उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये सारे के सारे लाभ है जो हमें हमारे इस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन के मिलने के बाद होने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें अपने आप में। और वैसे हमारा जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था हमारा नया पार्लियामेंट भवन, यानी कि अभी भी है, मतलब उसी प्रोजेक्ट के तहत ही हमारा जो पार्लियामेंट भवन है नया उसको तैयार किया गया। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट्स एवेन्यू भी इसी में शामिल है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तो है ही है, साथ साथ कर्तव्य पथ को भी दोबारा से तैयार करना ये भी हमारे इसी मामले में शामिल है। इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अब जब नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक को खाली ही कर दिया जाएगा पूरी तरह से
तो उसका क्या किया जाएगा। तो ये बात मैंने कई बार बताई है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाए जाने की तैयारी है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में। इसको नाम दिया गया है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि प्राचीन भारत से लेकर आज तक के भारत के लिए खास संग्रहालय बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहलाएगा। तो वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनाए जाने की तैयारी में है सरकार। जब सारे के सारे मंत्रालय शिफ्ट कर जाएंगे, ये पूरा कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट तैयार हो जाएगा, उसके बाद म्यूजियम का काम भी शुरू होगा। तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन जिसका आप लोगों को अब आंसर कमेंट करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर की जानी चाहिए थी वो सारी बातें जब शेयर हो गई हैं तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग के लिए ईजी रहेगा। तो आंसर कमेंट जरूर करना है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू का एक बेस्ट एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी में, तो ये होता है स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह 9 बजे। तो स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह 9 बजे आप लोग आ सकते हैं हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस आप लोग के रोज प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की एक नए बैच की शुरुआत की। तो 8 अगस्त से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे एक नया P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा। P2I का मतलब होता है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी कि प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू, तीनों ही चरणों की तैयारी होती है। और 2026, 27 और 28 तीनों ही वर्ष के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा खास रहता है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 अलग अलग मोड्स पे ये बैच चल रहा है। तो जो भी आपको अपने लिए कंफर्टेबल लगता है उसमें आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में क्या खास सुविधाएं हैं, तो कुछ खास सुविधाएं आपको बता देता हूँ। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलती है, जहां आपके सभी प्रश्नों का समाधान होता है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। जो हमारी 1000 से अधिक घंटे क्लासेस हैं वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कवर होता है, करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं, साथ साथ आंसर राइटिंग भी वहाँ पे कवर होती है। इसके अलावा एक देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होती है कि आप लोग को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है, और इसके साथ ही प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स और 18+ बुक्स भी आपको मिलती है। अगर कोई एस्पिरेंट हमारा टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनता है तो मंथली स्थिति में उस व्यक्ति को 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है, और इसके साथ ही आपकी पूरी की पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है अगर आप लोग एनरोल करने के बाद प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं। तो अगर आपको चाहिए इस बैच के लिए खास डिस्काउंट, तो वो खास डिस्काउंट आप लोग को मिल सकता है KL Live कोड यूज करके, और KL Live कोड यूज करना 27,999 ही आपको केवल फीस पे करनी होगी। तो एनरोल कीजिए आज ही इस नए बैच के लिए, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। ये सारे वो जगह है जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको मिल जाएगा केवल कुणाल कोटिया सर्च करने से, या फिर आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, सारी महत्वपूर्ण बातें हो गई है और वीडियो लगी है इन्फॉर्मेटिव, तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।